ठीक है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो स्क्रीन विजिबल है। लकी, सुशील। यस सर। हाँ, स्क्रीन विजिबल है। जी सर, विजिबल है। ओके, थैंक यू। यस सर। तो स्टार्टिंग में ना हम लोग ये 2024 का पहला एग्जाम है, पहला क्लास है, और आप को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू। तो शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करके शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी क्लासेस कर चुके हैं, बहुत कुछ पता होगा, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। जितना बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा है ना। और ये जो हम लोग शुरू कर रहे हैं उसमें हम लोग कुछ एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे, नॉन टेक्निकल भी साइमल्टेनियसली करेंगे, टेक्निकल भी करेंगे। मेन जो टारगेट है हमारा, कौन सा एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम हमारा है पीएचई का एग्जाम आ रहा है ना। जी। तो पीएचई का एग्जाम है, फिर ऑयल का भी एक एग्जाम है अगर देखते होगे तो। और भी कुछ कुछ एग्जाम्स है सामने, तो उनको उनको देखते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, सिलेबस में कुछ अलग कुछ है नहीं। आपके यूपीएससी का जो सिलेबस है, हमने जो एपीडीसीएल की तैयारी की थी, सेम सिलेबस ही है मोटा मोटी, है ना। तो अलग से कुछ करने का नहीं है, तो हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं और देखते हैं किसको कितना याद है क्या नहीं। अगर किसी को कुछ दिक्कत है, जैसे कुछ नए बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम दिखता है, तो फिर मेरे को बताना, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करेंगे। इस चीज को मुझसे बेहतर जानता है सर। और आप मेरे हाल के बारे मेरा में मेरा आवाज क्लियर है? यस सर। यस बाकी सर। लोग अपना माइक ऑफ करेंगे, ठीक है। बात करते टाइम ही ऑन करना, अदरवाइज माइक को ऑफ रखना, ओके। तो हम लोगों को याद है ना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीज हमने पढ़े थे, और किस तरीके से याद रखना है, उसका एक लिंक भी हमने बात किया था कि किस तरीके से हमको चीजों को याद रखना है। तो जब हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो फिर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं करंट की बात करते हैं, फिर वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। फिर हम लोग पावर की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। सॉरी। तो ये तो एकदम बेसिक लेवल पे अगर हम लोग देखते हैं, तो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, करंट, वोल्टेज, फिर पावर, एनर्जी, है ना। इसको एक्सप्लेन बहुत बार किया है हमने, जरूरत होगा तो फिर से करेंगे। उसके बाद हम लोगों को कुछ और एडिशनल चीजें जिनको जानना जरूरी हो जाता है, और उसमें से एक एलिमेंट है हमारा रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टेंस, और कैपेसिटेंस। ये तीनों क्या है, अपने पैसिव एलिमेंट है। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और इनके ऊपर ही बेस करके डिफरेंट टाइप्स के, जब हम लोग सोर्स लगाते हैं, एसी सोर्स लगाते हैं, डीसी सोर्स लगाते हैं, और फिर इनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या इम्पेक्ट आता है पावर पे, वोल्टेज पे, या फिर करंट पे, एनर्जी पे, वो सारी केस स्टडीज हम लोग करते हैं, है ना। तो जब ये इसके बारे में तो बहुत बार बात किया है कि करंट कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप से हो जाता है ना सबको। एनी 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 डाउट इन दिस पॉइंट? किसी को कुछ बोलना है करंट, वोल्टेज, पावर एंड एनर्जी को लेके?
Do I need to explain it? नहीं चाहिए। तो हम लोग रेजिस्टेंस से शुरू करते हैं आज। हाँ, स्टार्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल हम सबको बहुत अच्छे से याद है किस तरीके का होता है, और रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी याद है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑपोजिशन टू करंट। करंट को जो अपोज करता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है आर से। और हमको पता है कि कोई भी रेजिस्टेंस जब होता है तो उसके थ्रू जब करंट पास करेगा तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पास करेगा। और करंट तभी फ्लो करेगा इसमें से जब हम लोग कोई एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तब जाके करंट पास करता है रेजिस्टेंस। तो मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे जैसे ही मैंने कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया तो इसमें से करंट पास होना शुरू करेगा। अब ये मेरा वोल्टेज सोर्स है। ये सोर्स एसी भी हो सकता है, ये वोल्टेज सोर्स डीसी भी हो सकता है। तो अगर एसी सोर्स है या फिर डीसी सोर्स है तो दोनों ही केस में इसमें से करंट तो पास करेगा। करंट जैसे ही पास करेगा तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो वोल्टेज कितना होगा? दैट वोल्टेज ड्रॉप विल बी आई इनटू आर। जरूरी नहीं है कि ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज ये जो सोर्स का वोल्टेज है उसके बराबर हो, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। So resistance क्या है? Resistance is the opposition to the flow of electricity. It is the inherent property of any material. और resistance का जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपन ए। तो कहीं पे भी किसी भी मटेरियल का अगर मुझको रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका लेंथ चाहिए होगा मुझको, और उसका एरिया चाहिए होगा, और वो जो मटेरियल जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी पता होना चाहिए। तब जाके हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस हम देखते हैं, रेजिस्टेंस क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ द मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल पे, और किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, नेचर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम भी हो सकता है। तो टेम्परेचर के ऊपर बेस करके जब रेजिस्टेंस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ अगर रेजिस्टेंस बढ़े किसी मटेरियल का, तो उस टाइप के मटेरियल को क्या, किस टाइप का मटेरियल बोला जाता है? अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो वैसे मटेरियल को कौन सा मटेरियल बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल किस टाइप का, क्या क्या मटेरियल हो सकता है? नॉन मेटल, इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टर, या फिर सेमीकंडक्टर? बताओ। पीटीसी मटेरियल में मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ: नॉन मेटल, कंडक्टर,
सेमीकंडक्टर, या फिर क्या बोला था? कंडक्टर। हाँ, तो पीटीसी मटेरियल जो होगा वो प्योर मेटल मेटल या फिर मेटल का एलॉयज भी हो सकता है। तो पीटीसी मटेरियल सेमीकंडक्टर नहीं हो सकता है, इंसुलेटर नहीं हो सकता है ना, नॉन मेटल्स नहीं। तो मेनली मेटल है और मेटल के एलॉयज हो सकते हैं पीटीसी। टेम्परेचर बढ़ने से अगर मेरा रेजिस्टेंस घटता है तो उस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं? एनटीसी मटेरियल बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल यूज करके टेम्परेचर डिटेक्शन के लिए कोई एक एलिमेंट हम बनाते हैं। क्या एलिमेंट बनाते हैं एनटीसी मटेरियल यूज करके? थर्मोकपल, आरटीडी, हार्मिस्टर। बोलो। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर बेस करके कौन सा टेम्परेचर डिटेक्टिंग एलिमेंट बनाते हैं? एनिमल? भाई बोलो। सुशील? लकी? आरटीडी। आरटीडी गलत हो गया। थर्मिस्टर? थर्मिस्टर। थर्मिस्टर। थर्मिस्टर या फिर बोल सकते हो टेम्परेचर स्विच। अगर ऑप्शन में रहे टेम्परेचर स्विच बनाने के केस पे हम लोग एलपीसी मटेरियल कार्बाइड यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है आरटीडी जो बोले हो, आरटीडी क्या है? आरटीडी का प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। प्योर मेटल यूज करते हैं या फिर उसका कोई एलॉय यूज करते हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, है ना, Pt100। तो प्लेटिनम क्या है? प्योर मेटल है। तो प्योर मेटल का क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ने, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस मेजर करके हम टेम्परेचर पता कर सकते हैं कि कितना होता है ना। तो एनटीसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके क्या बन रहा है? टेम्परेचर स्विच थर्मिस्टर बना रहे हैं, क्योंकि ये शार्प किसी एक बहुत से छोटे रेंज के लिए ये लीनियर रहेगा टेम्परेचर रेंज के लिए, और शार्प वेरिएशन दिखने को मिलेगा। और तीसरा टाइप हो सकता है कि अगर टेम्परेचर बढ़े या घटे तो रेजिस्टेंस जो है वो मेरा कांस्टेंट ही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। इस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं? जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल बोलते हैं ना, जेडटीसी मटेरियल। कोई बता सकता है कि कुछ जेडटीसी मटेरियल का नाम बता सकता है एनीवन? जेडटीसी मटेरियल क्या होगा? मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा कि सेमीकंडक्टर होगा? जेडटीसी मटेरियल मेटल होगा, नॉन मेटल होगा या फिर सेमीकंडक्टर होगा? जेडटीसी मटेरियल ना तो मेटल होगा, ना नॉन मेटल होगा, ना ही सेमीकंडक्टर होगा। ये क्या है? मेटल का एलॉय है। क्योंकि मेटल का क्या प्रॉपर्टी है? मेटल का टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस उसका बढ़ता है।
है ना। नॉन मेटल का टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस घटता है। और हम लोग कुछ एलॉय डेवलप करेंगे। एलॉय मतलब क्या है कि मेटल के साथ कुछ दूसरा चीज मिला के, है ना। तो हो सकता है कोई दूसरा मेटल मिला के या फिर कुछ नॉन मेटल मिला के हम लोग एलॉय बनाते हैं। कोई मेरे को बता सकता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो एलॉय में यूज किया जाता है? नॉर्मली नॉन मेटल एलॉय नहीं बनाते हैं, ठीक है। एलॉय फॉर्म नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो एलॉय फॉर्मेशन में काम में आता है? एनीवन? नहीं पता। एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर? ये मेटल नॉन मेटल है क्या? एम्पियर मीटर कोई एलिमेंट है क्या? व्हाट आई एम आस्किंग कि मैंने बोला जेपटीसी मटेरियल जो होता है वो एलॉय होता है। एलॉय कैसे बनता है? एलॉय बनता है मेटल के साथ दूसरे मेटल को मिला के, है ना। जैसे आपने कॉपर के साथ ब्रोंज मिला दिया, निकल मिला दिया, कुछ मिला के हम लोग क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं। जेपटीसी मटेरियल एलॉय होता है। और कौन सा एलॉय हम लोग यूज कर रहे हैं जेपटीसी में? एक को हम बोलते हैं यूरेका, एक होता है आपका मैंगानीज, और एक होता है कॉन्स्टेंटन। तो ये तीन मेटल का एलॉय होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है। और इन मेटल का या फिर इन एलॉयज का यूज कहाँ पे होता है? जैसे हम लोग जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, आप लोग ए मीटर बनाओगे या फिर वोल्ट मीटर बनाओगे, है ना। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा कॉइल का, है ना, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस चेंज होने से आपका रीडिंग गड़बड़ दिखाएगा। तो हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जो टेम्परेचर के साथ ना रेजिस्टेंस वेरी ना करे। तो इसके लिए देखा हमने कि मेटल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेटल का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि रेजिस्टेंस उसका बढ़ता है। नॉन मेटल का क्या कहता है कि रेजिस्टेंस उसका घटता है। तो हमने बनाया कुछ एलॉय। वो एलॉय क्या है? यूरेका, मैंगानीज एंड कॉन्स्टेंटन, ठीक है। अब मेरा सवाल ये था आपसे कि एलॉय किससे बनता है? मेटल का मेटल के साथ मिला के। नॉर्मली नॉन कोई भी नॉन मेटल एलॉय फॉर्म नहीं करता है। तो सवाल मेरा ये था कि ऐसा कोई कौन सा नॉन मेटल है जो एलॉय फॉर्म करता है? ऐसा एक नॉन मेटल बताओ जो एलॉय फॉर्म करता है। Anyone? कार्बन सर। कार्बन। कार्बन सर। Yes, exactly. तो कार्बन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है? एलॉय फॉर्म करता है। आप आयरन के साथ कार्बन को मिलाते हो, आयरन के साथ कार्बन मिलाने से क्या फॉर्म होता है? कार्बन और आयरन अगर मिक्स करते हैं आयरन के साथ, लोहे के साथ, तो क्या फॉर्म होता है? क्या बनता है उससे? स्टील बनता है। लोहे का जो आयरन आयरन का हाँ, आयरन का जो ओर है ना, आयरन ओर डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते, बहुत सॉफ्ट होगा। तो आयरन के साथ क्या किया जाता है? कार्बन को मिक्स किया जाता है। तो ये जो एलॉय बनता है उसकी एलॉय को हम लोग स्टील बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कार्बन का परसेंटेज आप कितना रखते हो। जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा
जो आपका स्टील बनेगा वो क्या होगा, ब्रिटल होगा, ब्रिटल। हार्ड तो होगा, साथ में क्या होगा, ब्रिटल हो जाएगा, मतलब मारने से टूट जाएगा। तो जो स्टेनलेस स्टील बनाते हैं हम लोग, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन का परसेंटेज को थोड़ा कम करेंगे और इसमें कुछ अलग से मेटल डालेंगे, मेटल इम्प्योरिटी डालेंगे, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया या फिर निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, है ना। तो सिलिकॉन, निकल, क्रोमियम ये सब मिला के हम लोग बनाते हैं स्टेनलेस स्टील। कार्बन का परसेंटेज को कम किया जाता है और इम्प्योरिटीज डाला जाता है, ठीक है। मैंगानीन जो है, मैंगानीन का कंपोजिशन क्या है, देखो मैंगानीन कैसे बनाएंगे, ये भी एलॉय है। मैंगानीन, मैंगानीन में क्या रहता है, इसमें रहता है आपका कॉपर रहता है, और कॉपर और मैंगानीज होता है, कॉपर मैंगानीज होता है। पकड़ लो, लिख देता हूं कंपोजिशन। मैंगानीन का कंपोजिशन होगा कॉपर, मैंगानीज एंड निकल। इसमें कॉपर का परसेंटेज ज्यादा रहता है, टोटल 84% कॉपर रहेगा, 12% आपका मैंगानीज होगा और 4% आपका निकल होगा। यूरेका में क्या होता है, यूरेका में सिर्फ कॉपर और निकल होता है। इसमें 60-40 के रेशियो पे कॉपर और निकल को मिलाया जाता है, ठीक है। Am I clear? कॉन्स्टेंटन, ये भी कॉपर एंड निकल का ही एलॉय है। इसमें 55% कॉपर होता है और 45% निकल होता है। तो देखो जेडटीसी मटेरियल हम डिस्कस कर रहे हैं। जेडटीसी मटेरियल क्या होता है, वैसा मटेरियल जिसका टेम्परेचर बढ़ने से या घटने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। और ऐसा मटेरियल क्या क्या है, मेटल में भी नहीं मिलेगा, नॉन मेटल में भी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तो एलॉय फॉर्मेशन में मिलेगा। एलॉय किसका बना रहे हैं, कॉपर और निकल का एलॉय बना रहे हैं। अगर कॉपर और निकल 60-40 है, उस पर्टिकुलर मटेरियल को हम यूरेका बोलते हैं। 55-45 में कॉन्स्टेंटाइन बोलते हैं। और मैंगानीज बोला जाता है, इसमें अगर 12% हम मैंगानीज ऐड कर दे और कॉपर का परसेंटेज बढ़ा दे तो ये हो जाता है जेडटीसी, जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल, जो हम लोगों को यूज करते हैं। हम लोग यूज करते हैं ए मीटर का या वोल्ट मीटर का कॉइल बनाने में। ए मीटर में जो रेजिस्टेंस लगता है, उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ए मीटर में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं एडिशनल, उसको क्या बोलते हैं, शांट रेजिस्टेंस, है ना, शांट रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ऐड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। तो वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर बनाना हो या फिर एमीटर का शांत रेजिस्टेंस बनाना हो, हम कौन सा मटेरियल चूज करेंगे, जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल चूज करेंगे, यूरेका, मैंगानीज या फिर कॉन्स्टेंटाइन। एम आई क्लियर? यस सर। अच्छा, शांत रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि मल्टीप्लायर ज्यादा होता है, हायर रेजिस्टेंस कौन सा होगा इन दोनों में? शांत रेजिस्टेंस।
RSH, shunt resistance, will be greater than RM, or RM is greater than RSH. कौन सा करेक्ट होगा? देखिए एमीटर कैसे बनता है? गैल्वेनोमीटर के साथ, एमीटर कैसे बनाते हैं? गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है ना? वो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हो कि पैरेलल में कनेक्ट करते हो? एमीटर में गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, उस रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करते पैरेलल। हैं? एमीटर में पैरेलल में कनेक्ट, ये जो पैरेलल कनेक्ट करते हैं इसी रेजिस्टेंस को हम लोग शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? इसको लगाया तो करंट क्या होगा? ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू, आरएसएच का वैल्यू हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? लो। लो होना चाहिए। और वोल्ट मीटर को कैसे बनाते हो? वोल्ट मीटर में के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस लगाते हो सीरीज में लगाते हो कि पैरेलल में? वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसको सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल में लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। सीरीज। सीरीज में लगाते हो तो वो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? सोच के बता। ये वाला रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? लो ही रहेगा सर, कम। लो होना चाहिए। एनीवन एल्स? ये कॉम्बिनेशन हो गया मेरा एमीटर, है ना? और ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया मेरा वोल्ट मीटर। अब सवाल को फिर से बोल रिपीट कर रहा हूँ। आरएसएच हायर होगा या आरएम हायर होगा? नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हो कि पैरेलल में कनेक्ट करते हो? एमीटर होगा, पकड़ लो यहाँ पे मेरा लोड है, ठीक है? और इस लोड के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो कौन बताएगा? एमीटर बताएगा, है ना? कितना जी। करंट पास करेगा वो एमीटर बताएगा। अगर एमीटर बताएगा तो एमीटर को मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा कि पैरेलल में कनेक्ट करूंगा? सीरीज। सीरीज में रहेगा। क्योंकि अगर मैं पैरेलल कनेक्ट करूंगा तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। तो एक्चुअल करंट मुझको मिलेगा नहीं। तो एमीटर को हमेशा क्या करना पड़ेगा? सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना? जी। तो ये मेरा एमीटर हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज।
तभी तो जाके सेम करंट पास करेगा। सीरीज में सेम करंट पास होता है। और वोल्ट मीटर जो है, उस वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? सीरीज में करेंगे कि पैरेलल में करेंगे? पैरेलल में करेंगे। क्योंकि अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में क्या पोटेंशियल ड्रॉप है ना, तो वो जीरो दिखाएगा। समझ में आ रहा है? Am I clear? तो वोल्ट यस सर। मीटर जो होगा, वोल्ट मीटर जो होगा उसको हम पैरेलल लगा रहे हैं और एमीटर को हम सीरीज में लगा रहे हैं। अभी देखो, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर कम होगा, अगर मेरा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम होगा तो सारे करंट क्या होंगे? वोल्ट मीटर से चला जाएगा, जाएगा ना। इसीलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लायर लगाते हैं, हायर रेजिस्टेंस लगाएंगे सो दैट इसके थ्रू जो करंट पास होगा, आई भी लिख देता हूँ, दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, कि कोई करंट पास ना करे वोल्टमीटर। समझ में आ रहा है? उतना इनफाइनाइट करंट, आइडियल वोल्टेज सोर्स का, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस रहेगा ज्यादा, आरएसएच अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, एमीटर के अक्रॉस क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो लोड के अक्रॉस मुझको कम वोल्टेज मिलेगा, जितना वोल्टेज मैंने सप्लाई किया था उससे कम यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, है ना? क्या मेरी बातें क्लियर हुई? नहीं होने से बोलो, फिर से रिपीट करो। लकी सर एक बार फिर से बताइए ना। আৰু এবাৰ ক'ব নেকি? ठीक है, फिर से एक बार बता दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बढ़िया से। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग वोल्ट मीटर या एमीटर बनाते हैं। तो वोल्ट मीटर जो बनाते हैं या एमीटर बनाते हैं, उसको बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस को जोड़ के। ठीक है? अब ये रहा मेरा गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? करंट पास होने से डिफ्लेक्शन देता है। क्या देता है? ओनली डिफ्लेक्शन देता है कि करंट अगर जैसे ही जाएगा तो ये इधर डिफ्लेक्ट होगा या फिर इधर डिफ्लेक्ट होगा, बेस्ड ऑन करंट, करंट का डायरेक्शन के ऊपर बेस करके। अब इसी गैल्वेनोमीटर के साथ मैं क्या कर रहा हूं? पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूं, जिसको बोलेंगे शांट रेजिस्टेंस, शांट रेजिस्टेंस। ठीक है? और सेम गैल्वेनोमीटर के साथ मैं क्या कर दे रहा हूं? सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, ये दो कॉम्बिनेशन मैंने बनाए। तो इन दो कॉम्बिनेशन में मैंने देखा कि जो सीरीज में लगा हुआ है ये वोल्टेज मेजर करने के काम में आएगा, और जो पैरेलल लगाया है वो करंट मेजर करने के काम में आएगा। इसीलिए इसको हम बोलेंगे एमीटर। ये हो गया मेरा एमीटर और ये हो गया वोल्ट। शांट रेजिस्टेंस छोटा रेजिस्टेंस होता है और मल्टीप्लायर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। ऐसा क्यों होना जरूरी है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है, पकड़ लो मैं एक लोड ले रहा हूं, यहाँ पे कोई भी एक लोड है और इस लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो मेजर करना है, और इसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है वो भी मेजर करना है। अगर मुझको करंट मेजर करना है तो इससे तो पकड़ लो, यहाँ पे कोई मीटर नहीं लगाया है, वोल्टेज वोल्ट मीटर भी नहीं है, ये मीटर भी कनेक्टेड नहीं है। सिर्फ क्या कनेक्ट किया है? एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है। वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करने से इसके थ्रू आई करंट पास हो रहा है।
अब आई करंट को मेजर करने के लिए जो एमीटर लगाऊंगा वो एमीटर कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं सीरीज में कनेक्ट नहीं करता हूं और पैरेलल कनेक्ट कर देता हूं एमीटर को अगर मैं पैरेलल कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा, यहाँ से करंट क्योंकि स्प्लिट हो जाए। स्प्लिट हो जाएगा तो मुझको एक्चुअल करंट नहीं मिलेगा। तो एमीटर को हमेशा मुझको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना वो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी वेरी लो होना चाहिए। क्योंकि अगर एमीटर का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होगा इसका मतलब मैं सर्किट पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर दे रहा हूँ, और जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड करेंगे कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा तो वो सीरीज में आ जाएगा लोड का, है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, करंट जैसे पास करेगा यहाँ पे क्या कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, आई इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मुझको मिलना था, वीएस मिलना था, उससे कम मिलेगा, वीएस माइनस आई आर वोल्टेज मिलेगा। क्या अभी मेरा बात क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर। एमीटर का रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ पे एमीटर के अक्रॉस पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, आई इंटू आर ड्रॉप बढ़ेगा। और जैसे जैसे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा जो टर्मिनल पे लोड के टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलना है वो क्या होगा, वीएस माइनस आई आर कम होता रहेगा। इसीलिए एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना जरूरी है। समझ गए एमीटर का फंडा? यस सर। अब वोल्ट मीटर की बात करते हैं। जब मैं वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ तो वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करेंगे। अगर पैरेलल कनेक्ट नहीं किया तो मुझको तो वोल्टेज मिलेगा ही नहीं, है ना। तो मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अब वोल्ट मीटर, ये जो वोल्ट मीटर लगाया हूँ ये मेजर करेगा एमीटर का ड्रॉप प्लस लोड का वोल्टेज, दोनों मेजर कर रहा है, मतलब वीएस मेजर कर रहा है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। अगर ये हाई नहीं होगा तो इस वोल्ट मीटर के थ्रू मेरा करंट पास हो जाएगा, तो मेन लोड पे करंट जो है ना वो कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। जी इसीलिए सर। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा वेरी वेरी हाई होता है, वेरी वेरी हाई वोल्ट रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का होता है, और वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस एमीटर का होता है। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। तो अभी देखो, कभी भी आपसे कोई कहीं पे सवाल किया जाए कि एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, शांत रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं कि शांत रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि मल्टीप्लायर ज्यादा होता है, तो अभी आप क्लियर हो गए हो कि शांत रेजिस्टेंस कम। ज्यादा हो कम होगा, शांत मल्टी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगा, मल्टीप्लायर बहुत ज्यादा हाई होगा। होगा। और यही रेजिस्टेंस, शांत रेजिस्टेंस या फिर मल्टीप्लायर को बनाने के लिए हम लोग जेडटीसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि टेम्परेचर के साथ ये रेजिस्टेंस चेंज ना हो। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब एक चीज बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर के साथ ये रेजिस्टेंस क्यों चेंज होता है। तो हमको पता है कि जो मेटल जो बनता है वो बनता है हमारे मॉलिक्यूल से। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है, तभी जाके सॉलिड मेटल बनता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल क्या करता है, मेटल के केस पे वो अपना आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको पकड़ के नहीं रख पाता है, और वो इलेक्ट्रॉन निकल के आता है अपने न्यूक्लियस को छोड़ के, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकल के आ जाता है, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
जैसे ही वो अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो जो इमोबाइल आयन बनेगा, ये क्या बन जाएगा? इमोबाइल आयन बन जाएगा। जो एटम था, मॉलिक्यूल था, वो क्या बन गया? इमोबाइल आयन बन गया। और जो इलेक्ट्रॉन उसको मिला वो इलेक्ट्रॉन हो गया मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन। यही फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है करंट को कैरी करने के लिए। अब ये क्या कर रहा है, ये मेटल के अंदर ना ये जिगजैग मोशन पे इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे ऐसे दौड़ रहा है। जब वो दौड़ रहा है तो ये वाला उसका पेरेंट जो इमोबाइल जो आयन है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, और जो उसका साथी इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपेल करेगा। तो ये अपना पाथ, जिगजैग पाथ पे मूव करता रहेगा। जब हम कोई एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट मिलेगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो ड्रिफ्ट करंट कैरी करेगा, एक डायरेक्शन पे जाएगा। चलते वक्त ये आयन जो है वो उसको खींचेगा और उसका साथी इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, जिसके चलते हमारा रेजिस्टेंस पिक्चर में आता है ना। उसी के चलते क्या होता है, इसको बाधा मिलती है, रेजिस्टेंस मिलती है, करंट के फ्लो करने के टाइम। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये और विगोरस मूवमेंट करेगा। जितना ज्यादा विगोरस मूवमेंट करेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि उतना ज्यादा उसको रिपल्शन मिलेगी, और ये पेरेंट एटम उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा, तो इसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। इसीलिए मेटल के केस में क्या होता है, मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। सेम केस में जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपना अपना एटम पकड़ के रखता है, तो वो न्यूक्लियर एटम की तरह रहता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, एनर्जी मिलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना पेरेंट एटम को छोड़ के बाहर निकल के आ जाएगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, वो सारे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। इलेक्ट्रॉन का निकल के आना मतलब क्या है कि करंट पास होने लगा। तो ये था इंसुलेटर जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई था। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, क्योंकि अभी वो करंट पास करने लग गया। समझ में आया बात? यस सर। तो इंसुलेटर हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, सेमीकंडक्टर हो, ये सब में क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या फिर चार्ज कैरियर आएगा, और वो चार्ज कैरी करने शुरू करेगा। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, पहले करंट जीरो था, मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था। अब क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तो करंट पास होने लगा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गया, कंडक्टिविटी उसका बढ़ गया, रेजिस्टिविटी कम हो गया। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो इसी के चलते हम लोग बोलते हैं जेटीसी, पीटीसी, एलटीसी मटेरियल, इन टाइप का मटेरियल। और ऐसा क्यों होता है वो समझ में आया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल को ज्यादा एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा विगोरसली मूव करता है, इसी के चलते होता है। क्लियर? तो देखो, समराइज करो, हमने क्या पढ़ा आज। अभी तक हमने रेजिस्टेंस शुरू किया, रेजिस्टेंस में
रेजिस्टेंस में हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो बाधा क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन that is faced by the electrons inside a conductor or semiconductor inside a conductor। और रेजिस्टेंस जो होता है उसका वैल्यू जो होता है वो होता है R टू रो L अपन A। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब उसका रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। ये तीन चीजों के अलावा और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी रो, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? एनीवन? नो। ओम मीटर। ओम मीटर। यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस हो गया ओम, ये रहा मेरा रो, लेंथ हो गया मीटर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। तो मीटर और स्क्वायर कट गया और ये मीटर को इस तरफ लेके आ जाओ, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बनेगा? वो मीटर। क्लियर? तो फॉर्मूला से ही हमको पता चल गया कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? वो मीटर। और ये रेजिस्टिविटी होता क्या है? रेजिस्टिविटी क्या होता है? Resistivity is the resistance of any material. Resistivity is the resistance of the material। लेकिन उस मटेरियल का डायमेंशन क्या होना चाहिए? वो 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, है ना? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना रेजिस्टेंस, कोई भी मटेरियल उठाओ, उसका यूनिट वॉल्यूम पे कितना रेजिस्टेंस है, वही उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी कहलाता है। समझ में आ गया? जी सर। पकड़ लो, मैंने एक कॉपर का वायर लिया और ये वायर जो है ना, ये वायर 10 किलोमीटर लंबा है, और सेम मटेरियल का मैंने एक वायर लिया छोटा सा, जिसका 1 मीटर का लेंथ है। इसका साइज जो है वो पकड़ लो, मैंने लिया 2 मीटर का डायामीटर लिया। इतना मोटा एक कंडक्टर मैंने बन गया, 2 मीटर वाला, बहुत बड़ा, 10 किलोमीटर लंबा। और एक को लिया मैंने 1 मीटर का और 1 सेंटीमीटर का इसका डायामीटर है। इन दोनों को में ये मेरा मटेरियल वन, नहीं, मटेरियल दोनों का सेम, मटेरियल दोनों का सेम है। और ये वायर नंबर 1 और ये मेरा वायर नंबर 2, दोनों कॉपर का बना हुआ है। तो बताओ मेरे को, इन दोनों में रेजिस्टिविटी किसका ज्यादा होगा? रो 1 विल बी ग्रेटर देन रो 2 और रो 2 विल बी ग्रेटर देन रो 1। किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा इन दोनों में? लकी? रो 1 is greater than रो 2। रो 1 is greater than रो 2। Anyone else? देख, रेजिस्टिविटी जब मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है कि इसी मटेरियल को मैं क्या करूंगा, इसका एक टुकड़ा काट कर लूंगा यूनिट वॉल्यूम का,
1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से, तो 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लूंगा और उसका रेजिस्टेंस देखूंगा। यहाँ पे भी क्या करेंगे, यूनिट वॉल्यूम का लेंगे। तो पकड़ लो, अगर मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक टुकड़ा सैंपल निकालता हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक सैंपल निकालता हूँ, और इससे भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही एक सैंपल निकालता हूँ, दोनों का रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या? ये भी कॉपर का बना हुआ है, ये भी कॉपर का बना हुआ है, नहीं हुआ सर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। जब हम रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं तो मैं लेंथ को क्या कर रहा हूँ, आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आर इज इक्वल टू रो, एल इज इक्वल टू 1 और एरिया इज इक्वल टू 1। अब इसको 1 मीटर ले लो तो ये 1 मीटर स्क्वायर होगा, इसको 1 सेंटीमीटर ले लो तो इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर लेंथ लेता हूँ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लेता हूँ, तो ये क्या बन गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब बन गया ना। ये क्या बन गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब एक वॉल्यूम बना, और उसी का रेजिस्टेंस जो निकलेगा वही मेरा रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी अलग से कुछ है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मतलब यूनिट वॉल्यूम पे कितना रेजिस्टेंस आता है वही होता है मेरा रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल, does not depend on dimension of the material। रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका लेंथ कितना है, एरिया कितना है, उसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टिविटी विल रिमेन कांस्टेंट। एम आई क्लियर? क्योंकि जब भी मैं रेजिस्टिविटी को मेजर सर करूंगा, मैं उसी लंबा वायर से सिर्फ कितना लूंगा, 1 मीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके ही उसका रेजिस्टेंस में मेजर करके बोलूंगा इतना है इसका रेजिस्टेंस। तो वो चाहे छोटा वायर है, वो चाहे मोटा वायर है, अगर मेरा कॉपर है, मतलब अगर मेरा मटेरियल सेम नेचर का है, मटेरियल सेम नेचर का है, तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। एम आई क्लियर? जी सर। चाहे आप 10 किलोमीटर लंबा वायर ले लो या 1 मीटर लंबा वायर ले लो, 1 सेंटीमीटर लंबा वायर ले लो, भाई मटेरियल का जब हम सैंपल चेक करेंगे रेजिस्टिविटी, तो उसका एक यूनिट वॉल्यूम ही लेंगे, और यूनिट वॉल्यूम का मतलब या तो वो 1 मीटर क्यूब होगा या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 mm क्यूब होगा, तो जो भी हो उसका तो दोनों का बराबर है लेंगे। ठीक है, so resistivity of any material does not depend on dimension of the material। तो फिर रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। और किस चीज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। क्योंकि पकड़ लो, इसका और इसका तो रेजिस्टिविटी बराबर होगा, रो 1 विल बी इक्वल टू रो 2, क्योंकि दोनों कॉपर का है। लेकिन पकड़ लो, ये जो एक नंबर है वो T1 टेम्परेचर पे है, एक नंबर मटेरियल मेरा T1 टेम्परेचर पे है, और 2 नंबर मटेरियल जो है वो T2 टेम्परेचर पे है, एंड T1 इज ग्रेटर देन T2।
तो जैसे ही T1 बड़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, देन यहाँ पे वाइब्रेट करेगा, है ना। तो 1 मीटर क्यूब का अगर सैंपल मैं लेता हूँ, उसमें से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा मिलेगा? मेटल है, तो इसका ज्यादा मिल गया मुझको। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ज्यादा है ना। Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. So रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशन पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशन पे। डायमेंशन मतलब लेंथ एंड एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी के लिए दोनों ही वन है, तो ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टिविटी। उसका यूनिट क्या है? ओम मीटर है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है। हम्म, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, वो हमको पता है। आर टी इज इक्वल टू क्या है बताओ? आर नॉट इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा नॉट। 1 प्लस ऑफ अल्फा टी। ये अल्फा क्या है? व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा नॉट इंटू T1 माइनस T नॉट। अल्फा टी आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा नॉट इंटू T1 माइनस। ठीक है, सिमिलरली resistivity at T temperature will be R naught into 1 plus of alpha 1 into T1 minus। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करता है, रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है। So this alpha is called temperature coefficient of okay. Resistance. temperature coefficient of Resistance. resistance। क्लियर? तो इस अल्फा को डिफाइन करते हैं। चलो, अल्फा विल बी इक्वल टू क्या होगा देखो यहाँ पे? आर टी माइनस आर नॉट। आर टी माइनस आर नॉट, है ना। तो आर नॉट प्लस अल्फा इंटू आर नॉट इंटू, है ना। तो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी। ये है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। आर टी माइनस आर नॉट
डिवाइड बाय आर नॉट इंटू टी। क्या समझ में आ रहा है इस एक्सप्रेशन से? इस एक्सप्रेशन से ये समझ में आ रहा है कि चेंज इन रेजिस्टेंस, ऊपर में क्या मिला मेरे को, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस, है ना, पर यूनिट रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मैं अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाता हूं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो कितना रेजिस्टेंस चेंज होता है उस मटेरियल का पर ओम, पर ओम। समझ में आया? सर फिर से बोलिए ना इसको। आर टी माइनस आर नॉट है ना, आर टी माइनस आर नॉट, पकड़ लो एक मेटल है और इस मेटल का रेजिस्टेंस कितना है अभी, आर नॉट है एट टी इक्वल टू 0। आर नॉट कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, हाँ? और मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया टी तक, टी टेम्परेचर राइज किया, तो जब टी टेम्परेचर राइज किया तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, और वो रेजिस्टेंस चेंज होकर कितना हो गया, आर टी हो गया। सो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस चेंज हो गया आर टी माइनस आर नॉट, है ना। और टेम्परेचर कितना चेंज किया हमने, टेम्परेचर हुआ टी माइनस 0 मतलब टी। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टी, इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड। और अल्फा क्या है, अल्फा इज चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओम, 1 ओम में कितना ओम चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो उसके डायमेंशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, इसलिए हम लोग पकड़ रहे हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस में कितना ओम चेंज होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने से। समझ में आया? तो ये जो टर्म हो गया आर टी माइनस आर नॉट, ये दे रहा है मेरे को चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर नॉट, मतलब पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट रेजिस्टेंस, एक ओम रेजिस्टेंस के लिए कितना चेंज आ रहा है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से कितना चेंज आ रहा है, वही होता है मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैं फिर से लिख रहा हूं कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओम रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए 1 ओम रेजिस्टेंस में 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने से कितना रेजिस्टेंस चेंज होता है उस पर्टिकुलर मटेरियल का, वही होता है मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। Am I clear? यस सर। यस सर। तो अभी यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 से अगर शुरू कर रहे हैं तो मैं अल्फा नॉट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, अल्फा नॉट व्हेन आई एम टेकिंग इनिशियल टेम्परेचर 0, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर 0 नहीं, रूम टेम्परेचर हुआ तो, है ना। तो पकड़ लो मेरा जो मटेरियल है वो मटेरियल पहले से ही T1 टेम्परेचर पे है, और अगर T1 टेम्परेचर डिग्री टेम्परेचर पे है तो इस मटेरियल का रेजिस्टेंस है R1। अब मैं इसको T1 से ना T2 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होके R2 ओम हो गया है। तो जो मेरा अल्फा मिलेगा वो अल्फा कैसे मिलेगा, अल्फा विल नॉट बी इक्वल टू द सेम थिंग,
तो अल्फा कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, लेकिन हमेशा कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ये डिपेंड करता है इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर। The temperature coefficient of resistance depends on the initial temperature of the material. क्योंकि अभी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो R2 माइनस R1, ये हो गया मेरा चेंज इन रेजिस्टेंस, और पर ओम रेजिस्टेंस, और टेम्परेचर कितना हो गया T2 माइनस T1। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, RT इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा नॉट इंटू T1 माइनस T0। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर बात करेंगे, तो ये वाला फंडा क्लियर है। लेकिन अभी तक जितना बात मैंने बोला वो समझ में आया ना सबको? यस सर। Yes, sir. तो आज यहाँ पे खत्म करता हूँ, है ना। इसमें देखो हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस से शुरू किए हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कैसे वो रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, उस चीज को हम लोग देखने की कोशिश किए और समझे हम लोग क्या होता है एग्जैक्टली, है ना। जी सर। समझ क्लियर? एमीटर का कॉन्सेप्ट समझा, वोल्टमीटर का कॉन्सेप्ट समझा, गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे हम लोग शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लायर कनेक्ट करते हैं। शंट रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस होता है, मल्टीप्लायर ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। जेटीसी, पीटीसी, एनटीसी मटेरियल, और इनका नाम समझ में आया कि क्या होता है, यूरेका, मैंगानीज एंड कंस्ट्रक्टर, और फिर हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट को एक्सप्लेन। ठीक है, जी सर। इस रेजिस्टेंस का चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ो, मेरे बहुत सारे वीडियोस है रेजिस्टेंस के ऊपर, देखो समझ में नहीं आता है तो बताओ मुझे कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सो रेजिस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये तो ओम हो जाएगा, ओम डिवाइड बाई ओम, तो ओम कैंसिल हो गया, तो ये इसका यूनिट होगा पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड पर ओम, तो ओम कट गया पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इस चीज को देख लेना एक बार, पढ़ना किताब से, आपको समझ में आएगा, नहीं आता है तो बताओ। ओके एवरीवन, यस सर। ओके। चलो थैंक यू गुड सर। नाइट। Good night, गुड नाइट sir. सर।